नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टी के नेता लोग देश में माहौल बना रहे हैं कि हम लोग वंदे मातरम का पूरा छंद नहीं गाएंगे, केवल 2 ही छंद गाएंगे। अब इस बात को लेकर हमारे देश के राष्ट्रवादी पत्रकार लोगों में काफ़ी गुस्सा नजर आ रहा है, खासकर अशोक श्रीवास्तव जी। एक डिबेट के दौरान अशोक श्रीवास्तव जी कांग्रेसी और सपाई प्रवक्ता को इतना धोया कि आप लोग पूछिए मत, स्वयं देख लीजिए। चलो भाई, वंदे मातरम पर पहली आपत्ति मुस्लिम लीग ने की थी और अविभाजित भारत में वंदे मातरम पर आपत्ति जो है वो जिन्ना ने की थी, मुस्लिम लीग में की थी। और आजाद भारत में वंदे मातरम पर आपत्ति कांग्रेस ने की है। ये देश भूलेगा नहीं। ये कौन सी सोच है, कौन सी सोच है ये? अशोक जी, अब आपकी बात तो माननी पड़ेगी। अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और आप जैसे लोग भी इतिहास का पुनर्लेखन करने के लिए पूरा टीम बना के बैठे हैं। तो इतिहास लिखिए, आप नए सिरे से लिखिए और नई बातें लिखिए, नई इबारत लिखिए। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती हमारे महापुरुष जो थे, जिसको माना, 80 साल के बाद में आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये कम पड़ गया था कि हिंदू मुसलमान करते करते 20% का डर दिखा के 80% का वोट आप बटोरते बटोरते थक गए थे? एक नई शगुफा छोड़ दिया आपने। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं अशोक जी, हमें कोई एतराज नहीं, हम 2 स्टेंजा गाएंगे। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि हमको कहते कि हम देशद्रोही हैं। नहीं है। क्या हमारे आस्था पर, हमारे सोच पर, हमारी समझ पर कोई तीसरा व्यक्ति ये बात तय करेगा? क्या संविधान ने हमको, जिस कानून की बात कर रहे हैं उसी कानून में ये बात वर्णित है? नहीं, किस कानून में लिखा है? मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। अगर आप जनगण मन आधा गा के नहीं रुक सकते, आप वंदे मातरम आधा गा के कैसे रुक सकते हैं? चारू प्रज्ञा, जो आप सरकार के द्वारा जो सर्कुलर है, जो अधिनियम में जो बातें पारित हुई है, उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में हमसे बात कीजिएगा। नहीं, मैं आपसे एक बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आप संजीव जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। अगर आप जनगण मन गा रहे होते, क्या आप बीच में रुक जाते और आप ऐसे डिक्लेयर कर देते नेशनल टेलीविजन पर, डीडी न्यूज पर, अशोक जी के शो पर कि कर लो जो करना है, मैं 2 ही पंक्तियां गाऊंगा? और तब अगर आप नहीं कर सकते तो यहाँ कैसे कर सकते हैं? मैं आपको एक चीज, एक मिनट रुकिए करने का प्रयास। सर एक मिनट संजीव जी, एक मिनट रुकिए। सिर्फ आधी बात हो जाएगी। नहीं, गलत मैसेज। अच्छा, जल्दी से 30 सेकंड फिर मुझे आगे बढ़ना है। बोलिए, 30 सेकंड सिर्फ, जल्दी बोलिए। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने कभी विरोध की बात नहीं कही। मैंने कहा कि सरकार के सर्कुलर के हिसाब से जनगण मन जहाँ गाना है, पूरा गाना है, उसके बीच में यदि कोई उसको डिस्टर्ब करता है, बाधित करता है, बड़े सख्त कानून है, लटकाइए उसको। ओके, मैं फिर से आ रहा हूं। जो आप कह रहे हैं ना संजीव जी, चारू जी वही कह रही हैं। जनगण मन में भी नहीं लिखा कि आप 4 लाइनें गा के अगर रुक जाओगे, तो ये नहीं लिखा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनगण मन गाकर 4 लाइनें बीच में और अब मैं अपने दर्शकों को भी एक बात बता रहा हूं। अभी आपने विजुअल देखे ना, हम जो है जनगण मन, या जब वंदे मातरम चल रहा होता है, हम उसके विजुअल में वो साउंड नहीं लगाते हैं। जानते हैं क्यों नहीं लगाते? इसलिए नहीं लगाते क्योंकि अगर हमने उसकी साउंड लगाई जनगण मन की या वंदे मातरम की, तो अगर हम साउंड को प्ले कर रहे हैं तो कायदे से हमें उसको पूरा प्ले करना चाहिए। हम ऐसा नहीं हो सकता कि जनगण मन कह के उसके बाद उस प्ले को आवाज को डाउन कर। तो हम जनरली टेलीविजन में भी उस साउंड को नहीं चलाते हैं, और सिनेमा घरों में भी अगर जनगण मन कभी होता है उसमें कहीं अधूरा नहीं हो सकता। तो एक तो ये अधूरेपन की बात हुई। मैं अभी अशोक जी के पास जाऊंगा, रुकिएगा। लेकिन आपने एक बात जो कही, आपने कहा इतिहास लिखना, तो सर इतिहास तो लिखना जरूरी है। देश का इतिहास जो है लिखना जरूरी है। फिर से इतिहास को ठीक से लिखना जरूरी है। जानते हैं क्यों जरूरी है? आप हंस रहे हैं क्योंकि आपको हंसी आएगी, आपके लिए हंसी का विषय हो सकता है। लेकिन जिस भगत सिंह को देश में फांसी दे दी गई, उन भगत सिंह को साल 2015 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की रेफरेंस बुक्स में भगत सिंह को आतंकवादी लिखा जाता था, टेररिस्ट लिखा जाता था। मेरा सवाल है, क्या उस इतिहास को रीराइट करने की जरूरत नहीं है? जो इतिहास हमको यह पढ़ाता हो कि भगत सिंह वॉज ए टेररिस्ट, जिस इतिहास की किताबों में बाबर का महिमा मंडन हो, जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जिस इतिहास की किताबों में तारापुर संग्राम का जिक्र ना हो, जिन इतिहास की किताबों में बाबरी इमली का जिक्र ना हो, जिन इतिहास की किताबों में काकोरी जो स्वतंत्रता सेनानियों का एक जो है उनके शौर्य की गाथा थी, उस काकोरी को कांड लिखा जाता हो कि काकोरी कांड, उस इतिहास को रीराइट करने की जरूरत है। हम अपने बच्चों को भगत सिंह वॉज ए टेररिस्ट हम नहीं पढ़ा सकते। कांग्रेस के लोग खुश होंगे शायद इस बात से, क्योंकि उनके लिए एकमात्र महिमा मंडन गांधी परिवार का करना था।
उन्होंने इतिहास की किताबों में लंबे लंबे पाठ गांधी जी के ऊपर, नेहरू जी के ऊपर लिख दिए, नेहरू जी के ऊपर लंबे लंबे पाठ लिख दिए। और मैं सच बताऊं, इतिहास की लिखना क्यों भी जरूरी है। अभी मैंने एक तस्वीर देखी, मैं जब छोटा था, एक मिनट रुकिएगा, मैं जब छोटा, एक मिनट रुकिएगा, मुझे लगता है आलोक वत्स जी तो मेरे से बहुत सीनियर है, वो इस बात को जो है मेरी बात की तस्दीक करेंगे। जब मैं छोटा था तो मैंने सुना था, ये बात सुनी थी कि भाई इंदिरा गांधी जी ने दिल्ली में 2-3 जगह पर बड़े बड़े कैप्सूल जो है जमीन के नीचे गड़वाए हैं। हम इस बात पे हंसते थे, हमें लगता था अरे गपबाजी होगी, वो कैप्सूल क्यों गड़वाए जाएंगे, मतलब कोई इंदिरा गांधी ने। अब जो है उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं। इंदिरा गांधी जी ने जब वो प्रधानमंत्री थी, दिल्ली में 3 बड़े बड़े कैप्सूल जो हैं वो जमीन में गड़वाए थे। और जानते हो उन कैप्सूल में क्या थे? उसमें जानवरों की हड्डियां थी, उसमें बाकी चीज थे, क्योंकि एक तांत्रिक ने कहा था उन्हें कि अगर ये सब चीजें आप करेंगी तो आपकी सत्ता बरकरार रहेगी। और साथ में उन कैप्सूल के अंदर इंदिरा जी का और गांधी खानदान का महिमा मंडन कर रखा है, ताकि कभी जो है धरती में कुछ हो, उसके बाद वो कैप्सूल निकले, उसके बाद जो है बच्चे इतिहास में पढ़ें कि इंदिरा जी तो देवी थी, इंदिरा जी महान थी, गांधी परिवार महान था, देश को आजादी गांधी परिवार ने दिलाई। हो सकता है उसमें यह भी लिखा हो कि आजादी दिलाने में इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था। ये सब चीजें होंगी। अब आप परेशान मत होइए, मैंने जो बोला है वो एक एक चीज मैं ठोक के बता रहा हूं। लेकिन रुकिए, अब मुझे अशोक यादव जी के पास जाना है। अरे आपके सहयोगियों की तो राय ले लूं, आपके सहयोगी इस बात से खुश हैं क्या? उनको बहुत खुशी है कांग्रेस के, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, हम आज ये विषय अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करा है। देश की आजादी के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के खिलाफ प्रस्ताव पारित करा गया, मतलब गजब है तुष्टीकरण का। अशोक यादव जी, तुष्टीकरण है ये, मुझे लगता है, क्योंकि आप तो खैर नहीं बोलेंगे, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं बोल दूं कि कांग्रेस ने तय कर लिया उत्तर प्रदेश में आपका बेड़ा गर्क करके रहेंगे। अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में मुद्दा बन गया ना तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। कांग्रेस को तो क्या फर्क पड़ेगा, 2-4 सीटें उसकी हैं, 2-4 सीटें फिर आपके कंधे पे चढ़ के ले लेंगे। बोलिए। देखिए अशोक जी, जो जिस गीत की बात हो रही है वंदे मातरम की, इस गीत का गाने पर आज भी रोम रोम खिल उठता है और इस गीत का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि बात यहाँ पर इतिहास की हो रही थी, तो इतिहास में मैं देख रहा था नेहरू आर्काइव में कि 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है और उस बैठक में ये प्रस्ताव आया कि इसके 6 स्टेंजे में अगर 4 स्टेंजे पे किसी को धार्मिक रूप से अगर आपत्ति है तो 2 स्टेंजे पर सबकी आम सहमति बनी। और ये कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं वहां पर थे, वहां पर देश के महापुरुष लोग थे, वहां पर महात्मा गांधी थे, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नेहरू जी थे। सारे लोगों ने 2 स्टेंजा को एक्सेप्ट किया और वो सिर्फ उस समय ही नहीं अशोक जी, ये लगा 1950 से लेकर के 2026 तक उस दोनों स्टेंजे पे कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। इवन उस दौरान वाजपेयी जी की सरकार आई, मोदी जी की 2 सरकारें आई, मोदी जी की सरकार को भी 2 टर्म में कोई आपत्ति नहीं हुई। सवाल ये नोट करने की बात है अशोक जी कि मोदी जी को 2014 से लेकर के 24 तक की सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब हुई? जब इस देश में राम मंदिर में चंदा चोरी जैसा मुद्दा उठा, जब इस देश में पेपर लीक जैसा मुद्दा उठा, जेनजी का आंदोलन शुरू हो गया, सरकार घिर गई चारों तरफ से, तब सरकार के समझ में आया कि यार राम भक्ति का तो ढोल फूट गया हमारा, अब देशभक्ति का ढोल। एक मिनट चालू। अशोक जी है ना भाई, हम थोड़ी गए थे कांग्रेस के मुख्यालय। आपके सारे आर्ग्यूमेंट में सबसे बड़ा टेक्निकल फ्लॉ ये है कि भाजपा ने बोला था क्या सोनिया जी को वंदे मातरम को बीच में रोक दीजिए, या भाजपा ने कहा था कांग्रेस अपनी वर्किंग कमेटी में ऐसा रेजोल्यूशन पास करे? आपका सारा आर्ग्यूमेंट ही फ्लॉड है भाई। हरकत आपकी, हम रिएक्ट ना करें, आप हरकत ना करते, हम रिएक्ट नहीं करते। देखिए अशोक जी, 2 बातें, हाँ अशोक जी 2 बातें जो संजीव कौशिक ने कहा उसी बात को आपने बढ़ाया, तो उसको मैं फिर से यही कह रहा हूं कि भैया जिस दिन ये कानून पारित हुआ किसी ने डिस्कस नहीं किया था, सबने कहा कानून है बन गया, वंदे मातरम गाने में क्यों तकलीफ होनी चाहिए? जहां लोग 2 स्टेंजा गाते 6 गा लेंगे, किसी को तकलीफ नहीं हुई। लेकिन अचानक से सोनिया जी आई बंद करो, और उसके बाद जो प्रस्ताव पर, तो डिस्कस इसीलिए हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को इस मुद्दे से, किसी को यह मुद्दा नहीं बनाना था। अगर आप नहीं बनाते तो इस पर डिस्कस आज क्यों हो रहा होता? एक बात। दूसरी बात, आपने इतिहास की बात की, आपने बिल्कुल सही कहा, 1937 में ये सब चीजें हुई,
लेकिन सर आप अधूरा इतिहास बताते हैं ना। ये मुझे बताइए 1896 में कब गाया गया था पहली बार कांग्रेस के उसमें, कब गाया गया था वंदे मातरम पूरा, कब गाया गया? 1896 में, हाँ 1896 बार गाया गया पूरा वंदे मातरम। अशोक जी हाँ ना कीजिए, फिर मैं सवाल पर आ रहा हूं, ठीक है ना। 1896 से 1937 तक, 1936 तक सारे कांग्रेसी पूरा गाते थे। तो 1937 में किसने उनको काटा था कि भाई सेंसर कर दो, इसको काट दो वंदे मातरम को? किसकी आपत्ति पर हुआ था यह बताना भूल गए आप इतिहास में? अब बता दीजिए, अपने मुंह से बता दीजिए कि 1937 में 40 साल तक कांग्रेस के अधिवेशनों में पूरा वंदे मातरम बजता गया। गांधी जी गाते रहे, नेहरू जी गाते रहे, रविंद्रनाथ टैगोर 1896 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर नहीं गाया था। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह थे, एक मुस्लिम थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। 40 साल तक कांग्रेस में सारे बड़े नेता वंदे मातरम पूरा गाते रहे। अब मुझे इतिहास का वो हिस्सा बताइए अशोक जी कि 1937 में किसने आपत्ति करी थी और किसकी आपत्ति पर सेंसर किया गया। अब मुझे इतना इतिहास बता दीजिए, आप तो इतिहास के अच्छे जानकार हैं। जिसकी आपत्ति पर अशोक जी, जिसकी आपत्ति पर 4 स्टेजा हटाया गया, उसी के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर के सरकार बनाई। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ ले आए। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं अशोक यादव जी, मुझे निकाल कर दिखा दीजिएगा, अगर जो है मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई हो। आपको मैं ओपन चुनौती दे रहा हूं, और चाहें तो आप इसके ऊपर अगली डिबेट में 1 घंटा में से डिबेट कर लें। मैं आपके सारे तर्कों को है सच के साथ झूठा साबित कर दूंगा। अब मुझे बता दीजिए, अब जो आपने कहना चाहा ढक छुप कर, वो साफ है जिन्ना की आपत्ति पर, ठीक है। और मैं फिर से एक बात कह रहा हूं और फिर आलोक जी के पास आ रहा हूं। देखिए सीधी सी बात है, 40 साल तक कांग्रेस को किसी को आपत्ति नहीं हुई। कांग्रेस में मौलाना आजाद जैसे लोगों को आपत्ति नहीं हुई, लेकिन जब जिन्ना ने आपत्ति करी ना, मुस्लिम लीग ने आपत्ति की, तो उस वक्त नेहरू जी को लगा कि भाई मेरी कुर्सी डगमगा जाएगी, तो क्या करना चाहिए? तो कोई बात नहीं, तुष्टीकरण का फॉर्मूला अपनाते हैं। और नेहरू जी ने तुरंत जो है हथियार डाल दिए। मतलब सोचिए 20 दिन के अंदर, 20 दिन पहले आपत्ति की थी, 20 दिन में नेहरू जी ने कहा अरे वंदे मातरम हटाओ भाई, कुर्सी सलामत रहे तो सब सलामत है। तो उन्होंने तुरंत जो है वंदे मातरम को काट दिया कि नहीं, अब नहीं होगा वंदे मातरम पूरा, ठीक है। और क्या सोचकर किया था कांग्रेस ने? नेहरू जी की बात छोड़ दीजिए, जिन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, सबके मन में यह था कि भाई देश को आजाद कराना है, सब लोग मिलकर काम करेंगे। मेरा सवाल सिंपल सा है, जब आपने हथियार डाले जिन्ना के सामने, जब आपने सरेंडर किया, घुटने टेके जिन्ना के सामने, तब आपको मालूम था कि जिन्ना आप साथ देंगे। लेकिन उसी जिन्ना ने जब आपकी पीठ में खंजर घोपा, और जब उसी जिन्ना ने जब देश का बंटवारा कर दिया, उसके बाद आपको क्या तकलीफ थी पूरा वंदे मातरम गाने में? तब क्या तकलीफ थी? क्यों तकलीफ? इसलिए थी क्योंकि उसके बाद जिन्ना के जो चेले यहां रह गए थे ना, उनके साथ भी तो गुटर गुटर करनी थी। और आज सोचिए, कांग्रेस अगर पूरा वंदे मातरम गा देगी तो राहुल गांधी जी जब दोबारा अमेठी से, रायबरेली से हारेंगे तो वायनाड जा पाएंगे? जब प्रियंका गांधी जी अगला चुनाव वायनाड से लड़ने जाएंगी मुस्लिम लीग के झंडों के साथ, तो क्या प्रियंका जी दोबारा चुनाव जीत पाएंगी? तो दरअसल गांधी परिवार की जो कुर्सी है वायनाड जैसी जगह पर सुरक्षित रहे, वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण कांग्रेस ने तुष्टीकरण के चलते हथियार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।